हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड स्टूडेंट्स ऑल। आज हम यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ इट पढ़ा था। इट का यूज़ कहाँ करते हैं और किस तरह से हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम देयर सब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं, THERE देयर। ट्रांसलेशन में ये देयर है, ये सब्जेक्ट के रूप में कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज पढ़ेंगे हम। देयर, पहली बात समझ लें, देयर का यूज कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देयर का यूज करते समय। देयर का यूज का मतलब वे वाक्य या जिनमें किसी के कहीं पर होने की बात कही जाए। कोई चीज़ कहीं पर है, कोई बात हो रही है या कहीं पर है, कोई चीज़ है कहीं पर या नहीं है, होने की बात हो या ना होने की बात हो, तो हम देयर सब्जेक्ट बनाते हैं। अब जैसे हम कहें, जैसे अपनी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की कक्षा में होने की बात कही जा रही है। या हम कहें तालाब में पानी था, तो तालाब में पानी के होने की बात कही जा रही है। या न होने की बात कही है, या हम जैसे कहें तालाब में पानी नहीं था, तो तालाब में पानी नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ पर न होने की बात कही जा रही है, पानी का तालाब में न होना। कोई चीज़ कहीं पर है, समझ आ रहा ना। क्या कब करेंगे देयर का यूज? जब, पहली बात लिख भी सकते हैं, जब कोई चीज, जब कोई बात या कोई चीज कह सकते हैं कहीं पर है, कहीं पर होने या न होने, होने या न होने की बात कही जाए, की बात कही जाए। समझ में आया होगा। कोई चीज कहीं पर है या नहीं, या उसके बारे में प्रश्न पूछा जाए। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, जैसे कि क्या गिलास में चाय है, क्या बर्तन में दूध है, तो हम उसके होने पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, या उसके न होने की बात कह रहे हैं, या कोई चीज है ये बात कह रहे हैं, कोई चीज है या कोई चीज नहीं है, या फिर किसी के होने पर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो हम देयर का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मेरे विद्यालय में 50 कक्ष हैं। मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में 50 कक्ष हैं। अब यहां पर कक्षा कक्ष का होगा क्लासरूम, केवल कक्ष की बात कही जाए तो रूम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर मेरे विद्यालय में 50 कक्ष है, इसका मतलब मेरे विद्यालय में कक्षा कक्ष के होने की बात कही जा रही है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट देयर बनाएंगे। जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देयर लिख लेंगे, देयर। और फिर हमने पढ़ा कोई चीज है या होती है, तो फिर वहां पर वर्ब कौन सी यूज करते हैं आप? है वर्ब है ना, कोई चीज है उसके लिए इज ए मार्क वर्ब का यूज करेंगे। तो देयर आर, एक से ज्यादा हैं, देयर आर। अब कितने? 50 कक्ष, तो जो चीज है जिसके होने की बात कही जा रही है वो बात लिखी जाएगी वर्ब के बाद। जैसे 50 रूम्स, देयर आर 50 रूम, ये क्लासरूम के कक्षा का मतलब क्लासरूम। देयर आर 50 क्लासरूम्स। और फिर जहां जिस स्थान पर होने की बात कही है वो बात में लिखेंगे, इन माई स्कूल, ठीक है ना, मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देयर लिखेंगे, और फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब जब भी होती है, होना, होने, कोई चीज है या वो, तो उसके लिए वर्ब भी का यूज करेंगे।
और फिर इसके बाद में जिस चीज के होने की बात कही जाती है उसको लिखेंगे, जिसके होने की बात कही जाए, जिसके होने की बात कही जाए। और फिर उसके बाद में कोई स्थान जहां पर बात है, कोई चीज है, कोई स्थान बाद में लिख देंगे और फिर शेष जो कुछ बचेगा वो इधर लिख देंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से हमारा वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे हम कहते तालाब में पानी नहीं था, तालाब में पानी था। जैसे तालाब में पानी था। अब कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देयर और फिर वर्ब था की अंग्रेजी क्या होती है? वॉज। देयर वॉज। अब किस चीज के होने की बात कही जा रही है? पानी के होने की बात कही जा रही है, तो देयर वॉज वाटर, ये पानी की बात, तो देयर वॉज वाटर। अब कहां पर है वो स्थान? तालाब में। तालाब में इसके अंग्रेजी लिखेंगे इन द पॉन्ड या इन द टैंक, ठीक है ना? इन द पॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? कहीं पर किसी चीज के होने की बात जब कही जा रही है या न होने की बात कही है तो फिर हम देयर का यूज करेंगे। अब मैं कुछ इसके नेगेटिव सेंटेंस और पढ़ते हैं जिनमें नहीं होने की बात कही जाए। जब किसी के नहीं होने की बात कही जाएगी तो नो या नॉट का यूज करेंगे। अगर जैसे हम कहें मेज पर पेन नहीं है, मेज पर पेन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देयर और फिर इज। अब पेन एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहां नो का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। देयर इज नो पेन, देयर इज नो पेन ऑन द टेबल। नो, नॉट का मतलब जानते हैं ना? नो का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, कोई नहीं। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वहां पर नेगेटिव की बात हो रही है तो हम नो का यूज करते हैं, जैसे कोई नहीं, ठीक है ना, या एक भी नहीं। इसका अर्थ यह हो गया देयर इज नो पेन ऑन द टेबल, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे खिलाड़ी मैदान में नहीं था। जैसे खिलाड़ी मैदान में नहीं था, मैदान में नहीं था। आप कैसे बनाएंगे? देयर वॉज नो प्लेयर। अब मैदान में इन द ग्राउंड, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, कोई चीज किसी के अंदर है तो, ठीक है ना। देयर वॉज नो प्लेयर इन द ग्राउंड। अगर यहां पर ये होता खिलाड़ी मैदान में नहीं थे तो फिर ये प्लूरल हो जाता। जब ये प्लूरल हो जाता तो फिर हम यहाँ पर नॉट का यूज करते और यहाँ पर एस लगाते और यहाँ पर वर कर देते। देयर वर नॉट प्लेयर्स इन द ग्राउंड, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगानी है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगानी है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसी तरह का और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहें बाग में आम के कितने पेड़ थे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। या हम कहें क्या जग में पानी है, जैसे क्या जग में पानी है। अब ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब वर्ब को पहले ले लेंगे। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताया था पहले हमने, सबसे पहले वर्ब लिखेंगे और फिर ये देयर सब्जेक्ट हमारा और फिर से वैसे ही सेम है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें वर्ब क्या आ जाएगी, पहले है की अंग्रेजी इज और फिर सब्जेक्ट देयर। Is there water in the jug? In the jug.
बन जाए दूसरा, जिसमें किसी के पानी की मात्रा पूछी जाए। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाए, सेंटेंस आता है जग में कितना पानी है, तो क्या करेंगे हम, जग में कितना पानी है, पानी है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है कितना पानी। और कितना पानी की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अच्छा, कितना पानी की इंग्लिश तो हाउ मच वाटर हो गई। अगर हम बोलते कितने लड़के, तो क्या इंग्लिश होती है उसकी, हाउ मेनी बॉयज। जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हाउ मेनी, और अगर वो काउंटेबल नहीं है तो फिर हाउ मच का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता है कितना पानी तो हाउ मच वाटर, और यहाँ पर लिखा होता है अगर कितने विद्यार्थी तो फिर हाउ मेनी वाटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स या हाउ मेनी बॉयज, इस तरह से होता है। जो काउंटेबल नाम है तो हाउ मेनी का यूज होगा। सेंटेंस है जग में कितना पानी है, क्या इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच वाटर। अब वर्ब लिखनी है फिर हमें इज और फिर देयर। अब कहां पर है, इन द जग, हाउ मच वाटर इन द जग। समझ में आ रहा है ना। एक और उदाहरण देते हैं, बाग में आम के कितने पेड़ हैं, बाग में आम के कितने पेड़ हैं, पेड़ हैं। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आम के कितने पेड़ हैं। अब पेड़ कैसा नाम है, काउंटेबल, तो फिर हम जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा, हाउ मेनी। यहां पर हो जाएगा हाउ मेनी मैंगो ट्रीज, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज। अब वर्ब लिखेंगे फिर आर और फिर देयर। अब स्थान बच गया बाग में, इन द ऑर्चर्ड, इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड यहां पर से समझ में आ रहा, इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं कुछ और सेंटेंस, कुछ और बात इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस, कुछ बात होती है हमारी, एक बात है लिव और एक बात होती है रूल या गवाह। लिव का मतलब होता है रहना, बात होती है लिव और इसका अर्थ होता है रहना। और एक बार होती है गवर्न, GOVERN, गवर्न या रूल, शासन करना, राज्य करना, शासन करना या राज्य करना। ये दोनों वर्ग पास्ट में होते हैं और इनके साथ तो कोई प्राचीन काल की बात होती है, तो फिर इनके साथ अक्सर कहीं देयर का यूज होता है। जैसे अवध में एक राजा राज्य करते थे, मैं एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है। अवध में एक राजा राज्य करते थे, बरवारी राज्य करते थे। स्थान पहले आ गया। हिंदी वाक्यों में जनरली सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं आता, लेकिन इसमें है ऐसा, राजा बाद में आ रहा है और साथ में वर्ब लिख रही है और पास्ट सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम देयर का यूज करते हैं। कैसे हो जाएगा, इन द अवध या इन अवध, और फिर देयर का यूज करेंगे। देयर जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, और ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो राज्य करना की इंग्लिश क्या होती है, गवर्न होती है। जो गवर्न इंग्लिश होती है तो गवर्न की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा यहां पर, दे आर गवर्न, दे आर गवर्न अ किंग। और फिर अवध में, इन
आवर, AVADH एंड आवर, फुल स्टॉप। पास्ट टेंस में जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट लास्ट में है हमारा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम देयर का यूज करेंगे जब हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक बूढ़ी औरत रहती थी, ठीक है ना। और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर सब्जेक्ट बनाएंगे, देयर। चाहे तो जैसे एक गांव में ये पॉइंट ऑफ प्लेस है, इसको पहले भी लिख सकते हैं, इन अ विलेज, और बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर लिव्ड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लिव की सेकंड फॉर्म, देयर लिव्ड। अब फिर जिसकी बात कही जा रही है, एक बूढ़ी औरत, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एन ओल्ड वुमेन, एन ओल्ड वुमेन। और फिर इन अ विलेज, ये स्थान है, बाद में आएगा। और ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे हम कहें प्राचीन काल में भारत में एक राजा थे, तो ये जो प्राचीन समय दिया होता है या पैसेज ऑफ टाइम, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में भारत में एक राजा थे। अब इस सेंटेंस में टाइम दिया है प्राचीन काल, इसको इन एंशिएंट, इसको पहले ही लिख सकते हैं, इन एंशिएंट, इन एंशिएंट। अब फिर कॉमा लगा करके तब लिखेंगे, देयर was a king in India, ठीक है ना। सेंटेंस समझ में आ रहे हैं ना। मैं ये जो देयर का यूज पढ़ा रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो एक्सरसाइज और इसी में पेस्ट कर दी गई है, उस एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें। और फिर जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट करें, पूछें, आपकी समस्या का समाधान होगा। वीडियो पूरा देखें और दूसरे को भी बताएं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर पूछेंगे। और थैंक्स।